कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं राम मोहन शर्मा। 24 का चुनाव अभी 1 साल दूर है, लेकिन देश का पॉलिटिकल टेम्परेचर आप अभी से माप सकते हैं। घूम फिर कर एक ही बड़ा सवाल है कि क्या 24 में पीएम मोदी के खिलाफ सारे विपक्षी दल एक साथ आएंगे? तो इसका एक ट्रेलर हम आपको आज दिखाते हैं, देखकर आप ही अंदाजा लगा लीजिएगा। दिल्ली सरकार से उसके ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार वापस लेने वाले अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री केजरीवाल को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का साथ मिल गया है। दोनों ने टाई अप किया है और ऐलान किया है कि इस अध्यादेश को संसद में रोकेंगे। लोकसभा में तो सरकार के पास बहुमत है, तो फिर कैसे रोकेंगे? केजरीवाल और ममता का आगे का प्लान भी आप समझिए, और वो ये है कि सारे विपक्षी दलों को वो एक करेंगे। लोकसभा में पास हो भी गया तो राज्यसभा में रोकेंगे और वहां नंबरों की ताकत दिखाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा में बीजेपी को रोक लिया तो फिर इसे 24 का सेमीफाइनल समझ लीजिए। समर्थन जुटाने के लिए वो आज मुंबई पहुंच रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे और परसों शरद पवार से भी मिलेंगे। नीतीश कुमार भी कोशिशों में लगे हैं कि 26 मई को पटना में सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा करके बीजेपी को विपक्षी एकता का ट्रेलर दिखा दिया जाए। इससे पहले कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण में मेला लगा था, लेकिन विपक्ष का साथ आना क्या इतना आसान है जैसा बताया जा रहा है? दिल्ली के अध्यादेश मामले को अगर आप ले लें तो जिस वक्त केजरीवाल और ममता सारे विपक्ष को साथ लाने का दम भर रहे थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस इस विपक्षी एकता की हवा निकाल रही थी। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने लंबा चौड़ा बयान देकर यह साफ कह दिया कि हम केजरीवाल का साथ आखिर क्यों दें, और कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो फिर क्या होगा 24 के पहले के इस सेमीफाइनल स्कोर का? क्या विपक्षी एकता जमीन पर उतर पाएगी? इस विपक्षी एकता का आखिर क्या होगा? आज की बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम करेंगे, इसी से आगे लेकर जाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो और उसके बाद ये अध्यादेश लेके आए। अंदर खाने ये भी जानते हैं कि ये अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में अपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं। ये इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो आपकी सरकार नहीं चलने देंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे, आपके एमएलए तोड़ देंगे। बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है, हम एक ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे। दुर्योधन के जैसे जैसे गांधारी ने पटियां उतारी थी और सुरक्षा कवच दिया था, मगर उसके बावजूद दुर्योधन जो है वो युद्ध में नहीं बचे थे, क्योंकि जिनमें चोरी और मक्कारी होती है वो सच का सामना नहीं कर सकते। जब इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री ने ट्रांसफर पोस्टिंग्स की पावर्स अपने मुख्यमंत्रियों को नहीं दिया, तो ये कौन से विलक्षण प्रतिभा वाले आगे की जो इनको मिलनी चाहिए? आपने तेवर कांग्रेस पार्टी के अजय माकन के बयान से समझ लिए होंगे, और इसीलिए सवाल यह है, कई विषय ऐसे हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को समर्थन नहीं देना चाहते, और कई विषय ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी स्टैंड बहुत क्लियर कर रही है कि हम आखिर अरविंद केजरीवाल को समर्थन करें तो क्यों करें। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त देवाशीष जरारिया हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। देवाशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजीव झा इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रेम जी, आपका स्वागत। डॉक्टर सुनील सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। सुनील जी, आपका स्वागत। जूही विश्वास इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी की। और AK वाजपेयी साहब हमारे साथ एलजेपी की ओर से जुड़े हुए हैं। दीप कमल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं ये बात लेकर चलना चाहता हूं संजीव झा आपके पास, क्योंकि
अरविंद केजरीवाल ही पहल कर रहे हैं कि सारे लोग एक साथ आए, लेकिन आपने आज अजय माकन का वो डिटेल्ड बयान भी पढ़ा भी होगा, जो उन्होंने ट्वीट किया, जो उन्होंने कहा है वो भी सुना होगा। और क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस के नंबर माइनस कर दें राज्यसभा में, तो वो जो सेमीफाइनल की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो पूरी हो पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि किसी एक दो व्यक्ति के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकता है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कोई बात कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो अरविंद केजरीवाल जिस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं वो उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, इससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थी, इससे पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री था। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार की शक्ति को छीना गया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के वर्डिक्ट के फैसले के बावजूद जहां सेपरेशन ऑफ पावर की पूरी सी व्याख्या की गई कि एंट्री 1 to 18 यानी जमीन, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर बाकी सारे दिल्ली सरकार के पास अधिकार हैं, आप उसके बाद आप ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के उस संवैधानिक पीठ के फैसले को खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दे रहे हैं, आप संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव तो लड़ते रहेंगे, राजनीतिक प्रचंडता भी चलती रहेगी, लेकिन पहले इस देश का संविधान बचना चाहिए, जनतांत्रिक व्यवस्था बचना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अजय माकन की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन खरगे साहब, राहुल गांधी ये सब कुछ और फैसला लेंगे और आपका समर्थन करेंगे। हाँ, मैं ये मान रहा हूं कि ये बात कोई अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक लड़ाई की नहीं है, ये बात कोई पार्टी की लड़ाई की नहीं है, ये बात कोई किसी एक पार्टी की आगे बढ़ने की नहीं है, ये बात तो देश बचाने की है, संविधान बचाने की है, संघीय ढांचा बचाने की है। और इसी मुहिम पे अरविंद केजरीवाल जी गए हैं और ममता दीदी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह समर्थन करता हूं और पूरे देश का पोजीशन को कहा है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप तानाशाह के साथ करें या इस देश के संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के साथ करें। आज इस देश के संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल इस मुहिम को स्टार्ट किया है। और मैं एक बात और मानता हूं कि आज मान ली सभी ऑपोजिशन के लोग इकट्ठा होकर के ये जो ऑर्डिनेंस को आप अगर राज्यसभा में गिरा देते हैं तो इस एक व्यक्ति के अहंकार का भी हार होगा कि उनको लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है और यह कोई बात राजनीतिक पार्टी की लड़ाई की नहीं है, ये बात राजनीतिक जनता की नहीं है। इससे पहले की जो केंद्र सरकारें रही हैं, और दिल्ली केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजधानी भी है, और ये तर्क अजय माकन दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं संजीव झा, आपके पास वापस आऊंगा। और हमारे साथ प्रेम शुक्ला है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि संविधान को बचाने की ये लड़ाई है और आप लोग जो है जोर जबरदस्ती करके संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संविधान की इनकी समझ ही सशंकित करने वाली है। श्रीमान जी संविधान का क्या अर्थ समझ रहे हैं कि जो केजरीवाल के मन में आ जाए वो संविधान? ये संभव नहीं है ना। संविधान के अनुकूल ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये संवैधानिक शक्ति में ही आता है। केंद्र सरकार दिल्ली के संदर्भ में कानून बनाने के लिए संवैधानिक अधिकारी है, यह सर्वोच्च न्यायालय का भी इसमें जो है व्याख्या है। अगर किसी एक पद के लोगों को तबादला करने के लिए अगर एक समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाई जाती है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सदस्य हैं, तो सीबीआई के संदर्भ में एक सीबीआई डायरेक्टर चुना जाएगा, एक समिति बनेगी जिसमें सीजीआई बैठेंगे, प्रधानमंत्री बैठेंगे और सबसे बड़ी पार्टी का नेता बैठेगा। यह व्यवस्था है कि नहीं है? ये संवैधानिक है कि नहीं है? अगर इसी तरह की संवैधानिक व्यवस्था संघीय ढांचे के अनुकूल, जो अजय माकन जी ने प्रश्न किया है, अगर कांग्रेस को लगता है कि केजरीवाल जी को इस संदर्भ में संवैधानिक समर्थन देना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संविधान बनाने के लिए, संशोधित करने के लिए, कानून बनाने के लिए जिस विधायिका के पास अधिकार है उसमें वह आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ी होती है, तो उसको इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना पड़ेगा कि उसकी भी अपनी सरकारें स्वयं कांग्रेस की थी। शीला दीक्षित लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही, वो क्या इस योग्य नहीं थी कि सारे जो है इस तरह के अधिकार, जो पब्लिक ऑर्डर जब आप कहते हैं तो पब्लिक ऑर्डर बहुत बड़ा जो है वो क्षेत्र है, उसका डेफिनेशन जो है वो स्वयं में जो है बहुत विस्तृत है। तो पब्लिक ऑर्डर अगर आप जो है व्यवस्था को पारदर्शी ढंग से, नहीं तो आप जो है जो आपके खिलाफ जांच कर रहा है उसको आप पनिश कर दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को आप थप्पड़ मार दे रहे हैं। आपकी जो स्थितियां हैं सरकार के ऊपर, आप जो जेल मंत्री जो है वो जेल मंत्री जेल में बंद रहते हैं, उनकी मसाज की व्यवस्था कराते हैं। तो आपने संवैधानिक संस्थाओं को संविधान की आड़ में राशन कार्ड तक को गाली बना दिया साहब।
रेपिस्ट को मसाजिस्ट बना दिया आपने, भाई तो मसाज देने वाला आदमी है। मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार देना चाहता हूं। झूठ बोलने के अलावा हमारे साथ संविधान के देवाशीष जरारिया है इस वक्त बताइए। कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो थोड़ा सा स्थिति और स्पष्ट करेंगे। देवाशीष जरारिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल की तरह हो जाएगा अगर इस अध्यादेश पे बीजेपी को राज्यसभा में हरा दिया, वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे विषयों से विपक्षी एकता मजबूत होगी? क्योंकि अजय माकन का स्टैंड दिल्ली के संदर्भ में तो हमने साफ देखा, अब आप इसको और विस्तार से बता सकते हैं कि पार्टी की लाइन इस पर क्या है, कि क्या विपक्षी एकता के लिए छोटी मोटी बातें आपको भुलानी पड़ेंगी और सबको साथ लेकर आना पड़ेगा, या फिर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के मंच पर नहीं हो सकते जैसा हमने कर्नाटक में देखा? देखिए राम मोहन जी, पहली बात तो मैं इस बात से, जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि निश्चित तौर पर विपक्षी दलों में कई जगह पर असहमतियां हैं, कई जगह पे लोकल फ्रंट पे, लोकल लीडरशिप पे राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, मनमुटाव की भी स्थिति हैं। लेकिन जब देश की बात आ जाती है और लोकतंत्र की बात आ जाती है, मुद्दे की बात आ जाती है, तो हमें व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो हाई कमान है, उसने भी इस बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने भी कहा है कि हम लोग इस बारे में चर्चा करके अपने लोकल यूनिट से और दूसरी विपक्षी पार्टियों से चर्चा करके हम इस मामले में डिसीजन लेंगे। मैं प्रेम शुक्ला जी की बात सुन रहा था। प्रेम शुक्ला जी ने बोला कि ये एक संवैधानिक अधिकार है ऑर्डिनेंस प्राप्त करने का, और क्या कहते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, हमने उसके अगेंस्ट में जाके उसको बाईपास करते हुए हमने एक ऑर्डिनेंस लाया। मैं प्रेम शुक्ला जी को बताना चाहूँगा कि जो ऑर्डिनेंस की पावर जो संविधान में दी गई है, वो कोई आम पावर नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो इमरजेंसी स्टेप्स लेने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर करती है, उनको ताकत देती है कि वो इमरजेंसी स्टेप ले सके। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय लिया है, तो ऐसी क्या आपत्ति उनको आ गई है, ऐसी क्या इमरजेंसी लागू हुई जिसके लिए उन्होंने एक अल्ट्रा मेजर उठाया और रातों रात एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया? और निश्चित तौर पर जिस तरीके का शासनकाल 9 साल से भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उनका दमन का शासन रहा है। मेरा ख्याल है मैं अजय केवल मैं का शासन रहा है। डिटेल पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से आपको उसके थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि आपकी दिल्ली यूनिट के जितने भी लीडरशिप के बड़े नेता हैं, उनकी बात जब से हो रही है इस विषय को लेकर, उनका दूसरा परिप्रेक्ष्य है। वो तो ये कोट करते हुए लिख रहे हैं कि हम क्यों समर्थन करें। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं, पर लेकिन मैं दिल्ली लीडरशिप के जो नेता हैं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, और कांग्रेस पार्टी की जो आधिकारिक लाइन होगी वो मुझे लेनी है यहाँ पर। ठीक है, नहीं वो मैं ये कह रहा हूं, आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी लाइन लेना चाहें आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने निजी विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं कांग्रेस से तर। लेकिन मेरा सवाल यह था कि आप कह रहे हैं कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने तो स्पष्ट बता दिया, उन्होंने तो यह भी बताया था कि जब शपथ ग्रहण हुआ कर्नाटक का, तो तमाम मुख्यमंत्री बुलाए, विपक्षी दलों के भी बुलाए, आपके जो सहयोगी दल हैं उसके भी बुलाए, अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया। तो इसको माने कि सेंट्रल लीडरशिप की लाइन एकदम क्लियर है, या इसमें भी कोई दाएं बाएं बात? देखिए नहीं, मैं बता देता हूं कि देखिए, जो महागठबंधन की, जिस तथाकथित महागठबंधन की बात चल रही है, वो एक निरंतर प्रोसेस है। हमारे साथ 17 दल, 18 दल, 19 दल, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग दलों का समर्थन लिया गया जी। अब किसी मुद्दे पर कहीं आम आदमी पार्टी उसमें शामिल है, कोई अन्य दल उसमें शामिल है, कई बार वो अन्य दल शामिल नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक लाइन 24 के लिए जा रही है, ऐसा नहीं है। 24 की जो लाइन है, जिसको आप सुनना चाहते हैं, वो लाइन अभी काफी दूर है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने आए हैं, कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर बात करने आए हैं, इसमें निश्चित तौर पर 2 सवाल मुख्य खड़े होते हैं कि अगर संविधान को बचाने की और जो इशू जो क्रिएट हुआ है, उस पे सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप को तय करना है, उनके बीच में चर्चा होगी, विमर्श होगा, और उसके बाद जो भी लीडरशिप का फैसला होगा वो कांग्रेस पार्टी को, आप सबको मान्य होगा। ठीक है, वो सेमीफाइनल होगा कि नहीं होगा, सेमीफाइनल का मैच खेला भी जाएगा, उसका फैसला क्या आएगा इस पे बात करेंगे। लेकिन एक ही वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं। वाजपेयी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप कानून को भी समझते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी समझते हैं, आप संविधान को भी समझते हैं, और बिहार से जो राजनीति की एक लहर उठी कि 2024 में सबको साथ लेकर चलना है,
उसके अंदर की कहानियां भी समझते हैं। तो जरा आप बताइए कि आपको ये क्या लगता है कि ये सेमीफाइनल होगा राज्यसभा में, उसकी नौबत आएगी, या कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि नहीं दिल्ली में बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये किया तो? नहीं, हमारे हिसाब से दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। देखो, एक तो विपक्ष का टारगेट ये बनाना चाहते हैं कि मोदी जी को हटवाएं किसी तरीके से, लिए उसके लिए एका कर लें। अब इन बिटवीन ये अरविंद केजरीवाल वाला मामला आ गया। देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर मामला है। एक तरफ पार्लियामेंट है जिसको कानून बनाने की हक है संविधान के हिसाब से, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जिसको जो कानून बना है उसकी व्याख्या करने का हक है। तो ये टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा वो कानून संविधान की कसौटी में उसको टेस्ट किया जाएगा। अब इसी फैसले में 5 जजेस का जो फैसला आया, इसी में पैरा 95 इन्हीं जज साहब ने लिखा है, 5 जजों ने यूनानिमस डिसीजन है कि पार्लियामेंट अगर कानून बनाएगा तो ये स्थिति बदल जाएगी। ये पैरा 95 जरा पढ़ लेंगे, सब लोग समझदार हैं, सब लोग विद्वान हैं। और इसके बाद एक और पॉइंट है कि 9 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें ऑलरेडी उन्होंने कहा हुआ है कि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है, नंबर 1। और जब गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट बना था तो उस वक्त इस स्थिति को आंका गया था, पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था और एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था एलजी को, 239 जो प्रोविजन है उसी के तहत। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से स्थिति बदलने की पोजीशन हो रही थी, और जो कि केजरीवाल साहब जो अनार्किस्ट अपने आप को कहते हैं, आपको याद होगा कि 26 जनवरी के दिन रेलवे भवन पे बैठ गए थे और कह गए थे कि हम परेड नहीं होने देंगे। तो वो इसको टकराव की स्थिति जानबूझ के बनाना चाहते हैं। और कोई पार्टियां इनके समर्थन में कैसी आएंगी? आप याद करिए, जब 370 हटा था तो इन्होंने किसी के, ये हमारे साथ थे बीजेपी के साथ, तो तब विपक्षी पार्टी ने कहा भाई आप कैसे एका कराओगे? तो बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन संवैधानिक स्थिति ये बड़ी साफ है कि पार्लियामेंट के कानून बनाने के अधिकार को कोई कोर्ट चुनौती नहीं दे सकता। जैसा मैंने कहा कि पैरा 95 के उसी फैसले में लिखा हुआ है। और दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के तहत ही काम करेगी। ये तो खुराना साहब थे उस वक्त, ये जब बना था तो उस वक्त वो चाहते थे कि कोई विधानसभा आ जाए जिससे कुछ अधिकार हमको मिल जाए। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर और जमीन और बाकी डीडीए वगैरह जो हैं वो सारे अधिकार केंद्र के पास थे। और उसके साथ साथ ये भी अधिकार थे कि सर्विसेज की जो अपॉइंटमेंट होंगी वो सारी केंद्र के आदेश के हिसाब से होंगी, केंद्र की निगरानी में होगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम सारी पावर दिल्ली गवर्नमेंट को दे देंगे तो कल को हो सकता है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ना धकड़ना शुरू कर दें। इन लोगों को क्या विश्वास किया जाएगा? ये तो मानते हैं कि अनार्किस्ट हैं, इन्होंने तो बहुत से वादे किए जनता के साथ, लेकिन किसी वादे पे खरे नहीं उतरे। इसलिए मैं एक टिप्पणी डॉक्टर सुनील सिंह की ले लूं, इसके बाद मैं वापस ये अध्यादेश लाया गया है। जी। और दूसरा एक और अध्यादेश, जो अध्यादेश लाने की बात इन्होंने जो बताई कि वो इमरजेंसी में लाया जाएगा। देखिए, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी तो सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार है। और कम से कम 76 अध्यादेश कांग्रेस की सरकारें लाई थी इन्हीं स्थितियों में। तो हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह भी हैं, 6 मंथ्स उसको रेटिफाई करा। ठीक है, जेडीयू की ओर से सुनील सिंह जी, एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वो सीधे कांग्रेस की लीडरशिप से संपर्क में हैं और एक बीच का रास्ता या ये कहिए कि एकजुटता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर विषय ऐसे आ जाएंगे जिन पर कांग्रेस के लीडर खुलकर बोल रहे हैं और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऐसे विषयों पे तो समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्या आपको लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल की लाइन थोड़ी सी अलग है, नीतीश जी अलग लाइन पर लेकर जाना चाहते हैं और एकजुटता बनाना चाहते हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी के विपक्षी एकता का मुहिम अब रंग ला रहा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से मिले, सकारात्मक परिणाम उसके आ रहे हैं। उसी में एक मामला अरविंद केजरीवाल जी का और दिल्ली का आया। ऐसे में जिस तरह माननीय नीतीश कुमार जी ने बाकी उनसे जाके अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि ये संवैधानिक गैर संवैधानिक है, संविधान में उसकी मूल भाव है सेंटर स्टेट रिलेशंस में सेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसके विपरीत है। वैसे में हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ, दिल्ली की जनता के साथ और दिल्ली सरकार के साथ प्रतिबद्धता हमने दिखाई। उसी में ममता दीदी ने भी प्रतिबद्धता दिखाई
और राज्यसभा में अगर आएगा ऑर्डिनेंस तो हम पूरे आशान्वित हैं कि अपनी पूरी एकता दिखाकर उसको हम लोग ऑर्डिनेंस को पास नहीं होने देंगे और भाजपा का जो हराने का जो बिगुल है वो उस दिन जल जाएगा। और जहां तक कांग्रेस नेता का सवाल है, चार पांच दिन से जिस अम्ब्रेला के नीचे आने की आप सभी लोग बात करते थे कि एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे सबको आना पड़ेगा, उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उनके किसी बड़े नेता का बयान ये नहीं आया कि हम अरविंद जी का इस पे समर्थन करते हैं। देखिए राम मोहन जी, अगर आप देखेंगे बयान में तो केजरीवाल जी ने भी अनेकों बार कहा है कि हम ही सब गैर भाजपा पार्टी एकत्रित होंगे, उसमें कांग्रेस में भी है, और कांग्रेस ने भी अनेकों बार कहा है कि हम गैर भाजपा पार्टियों मैं यही को कह रहा हूं, कांग्रेस ने इस विषय को लेकर कहा होता तो ये विषय बनता ही नहीं। फिर तो ठीक है, आप लोग एक हैं, बड़ी जो पार्टी है वो अरविंद केजरीवाल को, जैसे आप तेजस्वी यादव भी गए थे, नीतीश कुमार भी गए थे, और कर्नाटक में जो शपथ ग्रहण हुआ उसकी तस्वीरें सबने देखी, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां नहीं थे। और दूसरी तरफ इस विषय को लेकर भी बयान अब तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता का नहीं आया, और जिनका आया वो तो इसके खिलाफ है, अजय माकन जैसे नेता। राम मोहन जी, विपक्षी एका को आप ऐसे फलसफा से देख सकते हैं कि विपक्षी एका एक प्रकार के एक परिवार है। एक परिवार में सारे सदस्य का मतैक्य नहीं होता, मत भिन्नता होती है, लेकिन अगर परिवार पर बड़ा संकट आता है तो सारे सदस्य एक होते हैं। निश्चित ही माननीय नीतीश कुमार जी ने कितनी बार पहले सदस्य माने तो उसको ना करें, आपस में वो सदस्य माने तो फिर मैं मान जाऊंगा कि एक आध व्यक्ति नाराज हो जाता है और इधर उधर चला जाता है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ये माने तो कि वो एक सदस्य है एक मंच के, फिर मैं मान जाऊंगा आपकी बात कि नाराजगी कुछ विषयों को लेकर हो सकती है। मैं दो और मेहमान हैं उनकी राय ले लूं। छोटा जूही विश्वास इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है टीएमसी की जूही विश्वास, आप इसको लेकर। मैं आ रहा हूं तुरंत, सुनील सिंह जी। राममोहन जी 10 सेकंड। कांग्रेस ने अनेक बार माननीय नीतीश कुमार जी के मुहिम पर मोहर लगाई है। अब माननीय नीतीश कुमार जी के मुहिम का हिस्सा एक अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, तो एक तरह का इसको इनडायरेक्ट वो मैंने कभी नहीं सुना अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए कि वो कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को कभी नहीं कहा क्या जरूरत है। नहीं ठीक है, आप नहीं, जरूरत तो है, जरूरत क्या है, बिना इस जरूरत अगर ये ऐसी बात नहीं, नीतीश कुमार को मैंने कई बार ये कहते हुए सुना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम समर्थन करेंगे, मैंने कई बार कहते हुए सुना। तो वह जरूरत तो पड़ती है थोड़ी विनम्रता दिखाने की। मैं जूही विश्वास आपके पास आना चाहता हूं, इसको लेकर क्या कही ममता बनर्जी तो बहुत स्पष्ट कह रही हैं कि हम विरोध करेंगे, आपको लगता है कि सारी पार्टियां साथ आ जाएंगी? जी मैं पहले आपको कहना चाहूंगी, देखिए ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये इनको तोड़ने में लगे हैं। कम से कम हमारे जो जुडिशियरी है, हमारे जो मीडिया है, हमारे जो सेंट्रल एजेंसीज है, सबको ये कंट्रोल करना चाहते हैं। हम लोगों को पार्टी का स्टैंड बिल्कुल एकदम साफ है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो अध्यादेश है उनके खिलाफ इतना बड़ा पार्टी को क्यों जाना पड़ा है? विश्व की इतना बड़ा पार्टी है, इतना महान हस्ती है, तो एक छोटा सा पार्टी आप है जो दिल्ली गवर्नमेंट चला रहा है, एक छोटा सा पार्टी के खिलाफ उनको क्यों जाना पड़ रहा है जो इतना बड़ा सरकार है? तो क्या हम लोग सोच ले कि ये सरकार है, ये सरकार किसकी है? ये सरकार है ऑफ द एजेंसी, बाय द एजेंसी और फॉर द एजेंसी, और ये सरकार है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये सरकार। गवर्नमेंट ऑफ द बुलडोजर, ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द बुलडोजर, बाय द बुलडोजर और फॉर द बुलडोजर। आज ऐसे गवर्नमेंट का जो हमारी छोटे छोटे पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, हम लोग सरकार चलाते हैं, और ये जो केंद्रीय जो इतना बड़ा पार्टी है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो आज ये सहायता करने के बजाय ये छोटा छोटा पार्टी के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। दिल्ली में मेयर वोट लेके इतना बड़ा हंगामा किया इन्होंने, आज एक अध्यादेश आया उसके खिलाफ भी ये लोग इतना बड़ा हंगामा मचा रहे हैं। तो हमारे से बोलने का यही मतलब है हमारे पार्टी का। आज दिल्ली में जो लॉ कानून व्यवस्था है, पुलिस और लैंड, ये अब एक रिएक्शन में दीप कमल जी आपका भी चाहता हूँ इस पूरे विषय को लेकर। एक सेकंड मैं पूरा कर दूं अपनी बात, एक सेकंड राममोहन जी। मैं हमारे एकदम क्लियर का स्टेटमेंट है पार्टी के कि अगर ये राज्यसभा में ये अध्यादेश आएंगे तो हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे, और सारे अपोजिशन को एक साथ जुट के इनके खिलाफ लड़ना चाहिए, ताकि ये छोटे छोटे राज्य जो विपक्ष है, चाहे विपक्ष की गवर्नमेंट है,
खिलाफ ये लोग ऐसा क्यों करेंगे कि जिससे विपक्ष के गवर्नमेंट की उन डिमांड्स पे भी जाएंगे जो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने किए हैं कि जहां ऐसे दल हैं वहां पे कांग्रेस पार्टी को लड़ना ही नहीं चाहिए और उनको फ्री हैंड दे देना चाहिए, वॉकओवर, उस पर भी जाएंगे। लेकिन मैं एक आपकी टिप्पणी चाहता हूं दीप कमल की, क्या आपको लगता है कि ये विपक्षी एकता जो कह रहे हैं, बातें अलग अलग हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो सेमीफाइनल जीत जाएंगे? देखिए, आपने ठीक नाम दिया है कि ये एक सेमीफाइनल टेस्ट हो जाएगा, एक लिटमस टेस्ट जो है वो पार्लियामेंट में हो जाएगा कि कितने दल जो अलग अलग हैं जो यूपीए के अंडर आ सकते हैं, कम से कम किसी ऐसे विषय पर आ सकें जिसका मामला सिर्फ एक पार्टी, सिर्फ दिल्ली से जुड़ा हुआ है। यानी कि टकराव की जो वजह है वो सबसे कम होंगी इस मैटर पे। तो कम से कम अगर किसी को अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से दिक्कत है वही दूर रहना चाहेगा। अदरवाइज तो जो पूरा आज के टाइम दिखता है कि ऑपोजिशन कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो या बाकी दल हो, समाजवादी पार्टी हो, वो जब इस बात की ये बात कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से केंद्र में सरकार को बदलनी है, तो उनके पास कोई विरोध का कोई वजह नहीं रहेगी। तो ये एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है वो अरविंद केजरीवाल की कोशिश भी सिर्फ इतनी ही है कि एक पॉलिटिकल मैसेज दे सके, एक संख्या दिखाकर वहां लोकसभा में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, एक बड़ा सवाल ये सेमीफाइनल मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जीत या हार वो अलग बात है, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये भी एक सवाल है। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। तो जहां साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये बहुत अहम था कि ये सेमीफाइनल अब फाइनल लॉक कर दिया जाए, जो अरविंद केजरीवाल की वर्डिंग है कि अगर यहां हरा दिया तो मान जाएंगे, या फिर अगर इसमें फेल हो गए तो कम से कम ये तो मानकर चलें कि विपक्ष एक नहीं हो सकता। और देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। और इस मुद्दे पे चूंकि बात संविधान की है, बात इस देश की संघवाद की है, बात गणतांत्रिक व्यवस्था की है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ऑर्डिनेंस तो ऐसे आते रहते हैं, और यही बीजेपी के प्रधानमंत्री कहते थे कि कांग्रेस जो है वो ऑर्डिनेंस की सरकार है, जबकि कांग्रेस 10 साल में टोटल 61 अध्यादेश लेके आए थे और ये 76 अध्यादेश लेके आ गए। कल को फिर एक ऑर्डिनेंस ले आइए कि पूरे देश में चुनाव की कोई जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री और गवर्नर देश चलाएंगे, उस ऑर्डिनेंस को माना जाएगा। अभी जो एलजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, भूल रहे हैं ये डीसी बदवा बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का उपयोग केवल असाधारण आपात स्थिति में किया जाना चाहिए। क्या आपात स्थिति दिल्ली में थी? सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने क्लियर कट व्याख्या की सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के। 8 साल के संघर्ष के बाद ये सेपरेशन ऑफ पावर की व्याख्या हुई 239 ए में, जो इसको डार्क स्पॉट कहते थे। आप काम करने देते ना हमें? अरे हम छोटे राज्य के हम लोग, हमारी सरकार है, इतनी बड़ी पार्टी हो, आप विश्व की बड़ी पार्टी कहते हो, अपने अलग राज्य में काम करते। अगर हम बुरा काम करेंगे जनता हटाएगी, आप क्यों ऑर्डिनेंस लेकर के आ रहे हो? तो इसका मतलब यह है कि आप ये चाहते हो कि जो हम चाहेंगे वही करें, कनपट्टी बंदूक रखेंगे, या तो हमारे साथ आ जाओ और नहीं तो हम तुमको खत्म कर देंगे। नहीं खत्म हो गए, ऑर्डिनेंस लाएंगे, कानून बदल देंगे, तुम्हारा अधिकार खत्म कर देंगे। तो देश ऐसे चलेगा क्या? तो इसीलिए मुझे लगता है आज ये जरूरत है कि पूरे देश के सभी अपोजिशन इकट्ठा हों और इस बिल के खिलाफ खड़े हों, ताकि ये बिल नहीं गिरेगा, एक व्यक्ति का अहंकार गिरेगा। उनको ये लगता है। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात को। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, लोकतंत्र का जो है शोक तंत्र में तब्दील करने वाले भ्रष्टतम नेता श्रीमान अरविंद केजरीवाल, वो लोकपाल लाते लाते अब ये कानून लाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जब वो करें तो उनकी भ्रष्टाचार की जांच का जो अधिकारी है उसके करियर का भी निर्णय वही ले। भारत की जो न्याय व्यवस्था है, जो देखिए इनको चुप कराइए, ये मूर्ख, जाहिल, गंवार, ये सब जो है इनकी भाषावली है। ऐसे शब्दों का हम भी प्रयोग कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल जैसे फ्रॉड आदमी के लिए, इस तरह की पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं। जाहिलों जैसी आपने बात की जनाब, जाहिलों जैसी बातें आपने की, और आप अपनी जहालत को ही नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जो है नंगई के अलावा, फ्रॉड के अलावा, झूठ के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा उनको और किसका बात के लिए जाने जाते हैं? जो एक पत्रकार को SC/ST एक्ट लगाकर जेल में बंद इसलिए कर दे कि उसने उनके शीश महल को सबके सामने दिखा दिया कि ये झूठा आदमी जो कहता था कि मैं छोटे से घर में रहूंगा, शीश महल में कैसे रहता है कोरोना काल में, ये लोगों ने देखा। और उसकी जो जांच करे, उस अधिकारी पर कार्रवाई करने का, अगर ये असंवैधानिक कुकृत्य करे
तो ऐसे कुकृत्य करने वाले आपराधिक किस्म के भ्रष्टाचारी, अनाचारी, अराजकतावादी व्यक्ति के खिलाफ जो संघ और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन करना असंवैधानिकता है। संघ और राज्य की जो व्यवस्था है जिसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हासिल है, उसमें एक अराजकतावादी अपने खिलाफ जो उसका भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है उसको जो है उसका गला काटने पर आमादा है, ये उसको संवैधानिक अधिकार समझता है। जो लोकपाल बनाने वाला था, जिसने अन्ना हजारे को ठगा, जिसने अपने संतान के नाम पे कसम खाकर झूठ बोला, जिसने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा और काफिले में चलता 2-2 राज्यों की, अगर पुलिस सुरक्षा किसी एक मुख्यमंत्री को करती है तो पाखंडी केजरीवाल के अतिरिक्त और कोई नहीं। और वो पाखंडी, वो जो है अराजकतावादी, वो असंवैधानिक व्यक्ति संवैधानिकता की हत्या करने के लिए अगर गिरोहबंदी करना चाहता है तो ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, कर ले गिरोहबंदी। ठीक। बस शर्मा जी, मैं 2 बातें इससे पूछना चाहता हूं। जितनी बातें इन्होंने कहा एक भी ऐसी लॉजिकल बात जनता को समझ में आती। मैं 2 बातें पूछना चाहता हूं कि आप संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, यहाँ का ये कहां तक तर्कसंगत है? और अगर ये तर्कसंगत है, ऑर्डिनेंस ला करके अगर आप कानून खत्म कर दिए तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन क्यों लगा रहे हैं? तो अगर आप रिव्यू पिटीशन लगा रहे हैं इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि हम ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, ये ऑर्डिनेंस शायद सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा, तो आप केवल वैकेशन बेंच का, रेगुलर बेंच के वैकेशन का इंतजार कर रहे थे ताकि 1.5 महीने ही बात टल जाए। देखिए, इससे 2 बातें साबित होती है। एक कि आप न्यायालय को भी चुनौती दे रहे हैं, और दूसरा जो जनतंत्र में जनता कानून की समझ की भी जहालत को जाहिर करता है। अभी आपने 2 प्रश्न पूछे, मैं दोनों का उत्तर ले लेता हूं। समझ कितनी आपकी जहालत आपने जो 2 प्रश्न पूछे संजीव झा जी, मैं दोनों का उत्तर ले लेता हूं कि अध्यादेश क्यों लाए संविधान बेंच के फैसले के खिलाफ। इनको सिलसिलेवार प्रेम शुक्ला जी, संविधान के पीठ के फैसले के बाद क्यों अध्यादेश लाए, और दूसरा ये कि क्यों फिर रिव्यू पिटीशन लगाई आपने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें बाकायदा आदरणीय वाजपेयी जी ने जो मेंशन किया वो आपके सामने है, उसको आप उद्धृत कर लीजिए। उसमें कानून बनाने का अधिकार संसद को है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संसद को है, नीतियां बनाने का अधिकार संसद को, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है वहां करने का अधिकार दिया गया है, ये उसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद ये अपनी तरह अगर उसको ट्रांसलेट करना चाहें तो साहब, ये संविधान जो है वो केजरीवाल के यहाँ शीश महल में बनाया गया कोई अय्याशी का तंत्र नहीं है, वह मंत्र है भारत की संप्रभुता को अखंड रखने का। भारत की संप्रभुता को एक अराजकतावादी तार कर दे, इसकी व्यवस्था नहीं दी जा सकती। दूसरा, किसी भी आदेश का रिव्यू पिटीशन करना, ये जो है वो अधिकार। कौन सी गाली गलौज की भाई, कौन गाली गलौज की? क्या एक शब्द बता दीजिए गाली किसको कहते हैं? गाली जो है केजरीवाल नाम के व्यक्ति करते हैं जिनको सोशल मीडिया पे लोग कंजड़वाल कहते हैं। मैं उनके बारे में केजरीवाल ही कहना चाहता हूं, लेकिन वो इतने बड़े झूठ है, इतना लंपट रहे हैं, इतना भ्रष्ट रहे हैं कि उनके भ्रष्टाचार की जो कथाएं हैं वो किंवदंतियां बन गई है इस देश। ठीक है, थोड़े से कंटेक्स्ट में बात करेंगे, जनता समझ में आएगी। ठीक, अब दीप कमल इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। दीप कमल को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अब अगर जाहिलों ने नहीं पढ़ा तो उनको पढ़ाने का दायित्व तो हमारा नहीं है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी 1 सेकंड, दीप कमल रिस्पॉन्ड करना चाहते। दीप कमल जल्दी। हाँ, 2-3 पहलू हो गए। एक तो ये कि क्या ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई है? अगर कानूनी लड़ाई है तो फिर उस पर इतना ऐतराज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये कहें कि ये राजनीतिक लड़ाई है, कोई एक पार्टी अपने राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल कुछ ज्यादा कर रही है या फिर सरकार के जो अधिकार मिले हैं वो उनको अपनी पार्टी के हित में कर रही है, तो ये काम आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा किया है। और दिल्ली में भी जब भी इनको मौका मिला है, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी बदलने को लेकर हो, चाहे अलग अलग विभागों के बजट को अपनी पार्टी की पॉलिसीज के हिसाब से डाइवर्ट करने को लेकर हो, जहां इनको पॉलिटिकल माइलेज मिले, वो इन्होंने दिल्ली में भी खूब किया है। और तीसरा, अगर ये कहते हैं कि ये नैतिकता के खिलाफ है कि आप सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ जा रहे हैं या एक राज्य की सरकार के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, अगर ये नैतिकता की बात है तो राजनीति में कोई नैतिकताओं का कोई ऐसा पैमाना या कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कोई नहीं रखता है, जिसको जो बात सूट करती है वैसा किया जाता है। मैं ये मानता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में इसलिए देखता हूं कि देखिए, अध्यादेश का क्या होगा, विपक्ष मिलकर राज्यसभा में गिरा पाएगा कि सरकार पास करा पाएगी? इससे बड़ी बात देवाशीष जरारिया ये है कि क्या सभी विपक्षी दल एक साथ आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर शर्तें बहुत लगाई गई हैं। बंगाल में कहा गया है कि हमको वॉकओवर दे दीजिए, इसी तरह अगर आप करेंगे तो फिर आपको केरल में लेफ्ट को देना पड़ेगा। एक शर्त अरविंद केजरीवाल ये लगा रहे हैं कि दिल्ली की सारी बुनियादी जो चीजें हैं उनको इतर रखकर आप हमारे साथ अध्यादेश के समर्थन में आ जाइए।
तो आपको लगता है कि इतनी शर्तों के साथ कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो कहां कहां अपने कैंडिडेट उतारेगी, कहां छोड़ देगी? राम मोहन जी, देखिए एक बात तो तय है कि इस देश में सबसे मजबूत पार्टी विपक्ष के रूप में अगर कोई है, पैन इंडिया अप्रोच के साथ में कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस देश का कोई भी अलायंस, विपक्षी अलायंस, महागठबंधन जिसको आप कहते हैं, वह कांग्रेस के बिना संपन्न नहीं हो सकता, वो पूर्ण नहीं हो सकता। ये भी एक फैक्ट है, ये भी ट्रुथ है। दूसरी बात, रही बात स्टेट्स पे अलायंस करने की, दूसरी पार्टियों से, क्षेत्रीय दलों से अलायंस करने की, तो एक बड़ी प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के कई पहलू हैं। उस सबसे पहले तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा राज्यों को, क्योंकि जब आप राज्यों में कुछ सीटें देते हो, छोड़ते हो, तो राज्य की जो लीडरशिप है और जो लोकल लीडरशिप है वह खराब होती है, उनके भी अपने हित खराब होते हैं। ये सब कुछ आकलन करना पड़ता है। लेकिन बिना सम्मान के, बिना एक प्रॉपर सम्मान के अगर आप कोई भी चीज गठबंधन की बात करो या कोई सहयोग की बात करो, वो पॉसिबल नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव से करते हैं, ये लार्जर पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अगर संविधान को बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाने की बात है, तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई आज लड़ाई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी, ये लड़ रहे हैं। हम लोगों ने बार बार प्रूव किया है, जब कहीं पर भी कोई भी विपक्षी दल, छोटा दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होता था, तब कांग्रेस पार्टी अकेले खड़ी रहती थी। तो कांग्रेस पार्टी ने निरंतर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी है और निश्चित तौर पर आगे भी लड़ेगी। लेकिन ये लड़ाई तरह से दे रहे हैं की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जब बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, अब इसमें कमाल की बात यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी 1947 से हो और कांग्रेस जाके 1980 में जाके बनी हो, तब बीजेपी के खिलाफ कोई बोलता नहीं था। तो कांग्रेस, आप तो पहले से ही बड़े थे, आप तो खाली हारे 2014 में। और दूसरी बात ये भी है कि जहां पे आपने ये वॉकओवर वाली रणनीति अपनाई, मसलन उत्तर प्रदेश आपके सामने, आपके बगल का स्टेट है, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, तो आपके जो बगल का स्टेट है, आपने वॉकओवर वाली वहां पे रणनीति अपनाई। उदाहरण के लिए आपके पास एक सांसद है, विधानसभा चुनाव का भी हाल आपको मालूम है। बिहार में ये वॉकओवर वाली रणनीति अपनाई, वहां का भी हाल है। आगे कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है, वो तय करेगी कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। लेकिन एक ही बात पाई, मैं इस पर जरूर आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मंजूर की जा सकती हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये क्षेत्रीय दल जो हैं, क्या ये किसी तरह की नेगोशिएशन कर पाएंगे? मसलन बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी। ऐसा है शर्मा जी, आप अगर पीछे देखेंगे रिकॉर्ड, तो कांग्रेस पिछली बार 209 सीट पे लड़ी है और 209 सीट पे कांग्रेस अब बिल्कुल नहीं लड़ना चाहती। कांग्रेस ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो बाकायदा 543 सीट पे लड़ेगी। अगर कोई आपस में होगा भी गठबंधन, तो 1 to 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अखिलेश जी का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है। वो कांग्रेस को कंडीशन लगा रहे हैं कि यहां मत लड़िए, यहां हम देखेंगे। इसी तरह ममता दीदी अपना कर रही है कि वो कांग्रेस चाहती है कि वहां न लड़े। तो कैसे पॉसिबल है? पहले तो यही मामला अटका हुआ है। केजरीवाल की भी कंडीशन आपने बताई कि वो पंजाब और दिल्ली अपने पास रखना चाहते हैं। तो मतलब कैसे विपक्षी एका होगा? और हम तो इससे आगे जाके बात करते हैं कि विपक्षी एके से क्या हो जाएगा। यूपी में तो हो चुका है, टेस्ट कर लिया है, मायावती और अखिलेश और राहुल, ये सब लोग कर चुके हैं। और तीसरी बात यह है कि नीतीश बाबू को आगे रख के अगर ये एके की बात करेंगे, तो नीतीश बाबू की अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये तो आपको देखना होगा, उनका इतिहास तो देखना होगा। ठीक है, डॉक्टर सुनील सिंह, क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाया। राम मोहन जी, हमें क्रेडिबिलिटी वैसे पार्टी के प्रवक्ता से नहीं चाहिए जो कि भाजपा के बी टीम की तरह भाजपा के साजिश का हिस्सा बनकर हमारे साथ जो छल किया। वो जो भी टिप्पणी करते हैं वो उनको मुबारक, हमें उनको नोटिस नहीं लेना है। रह गई भाजपा के प्रेम शुक्ला की बात, तो वो ये एक जो ऑर्डिनेंस को ये जो कर रहे हैं उसको डिफेंड करने की बजाय वो पूरा समय अरविंद केजरीवाल जी का चरित्र चित्रण करने में लगे हैं। वैसा मत देखिए, ये एक मौका है विपक्षी नेताओं को, और एक गैर संवैधानिक काम भाजपा ने किया है। संविधान के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एसेंस के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के न्याय आदेश के बावजूद ऑर्डिनेंस लाकर दिल्ली सरकार के अधिकार में कटौती की है।
तो ये एक मौका है जो विपक्षी राज्यसभा में एक होकर के उसको हम लोग वहां पर ऑर्डिनेंस पास नहीं होने देंगे। और निश्चित ही इसमें अभी तक बाकी लोग का समर्थन आ गया है। जब समय आएगा तो माननीय नीतीश कुमार जी का मुहिम रंग ला रहा है। जो अंदर अंदर है वो सतह पर आएगा। उनकी क्रेडिबिलिटी तो ये है कि आप देख रहे हैं कि अकेला व्यक्ति जिसने इस बात का बीड़ा उठाया वो विपक्षी एका का नायक बनेगा। और वो भी कुछ इसमें ऐड करना चाहती हैं जूही विश्वास। हम लोग सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए ममता दीदी ने पहले भी ये कही है, आज भी हम लोगों का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। जहां पर जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उनको बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि बीजेपी के खिलाफ जो वोट हो वोट विभाजित ना हो। बंगाल में कांग्रेस के लिए आप गुंजाइश नहीं देखते? हम बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, हम बोलने दीजिए हमको। 2021 में कांग्रेस और वामपंथियों ने साथ मिलकर बंगाल में लड़े थे, तो क्या हुआ था? उनको 0 मिला, 0 सीट लेके आए कांग्रेस ने। तो आज बंगाल में फिर से अगर कांग्रेस लड़ेंगे तो कौन सा इतना 10-12 सीट इनको मिलने वाले हैं। तो हम बोल रहे हैं बीजेपी को मौका नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए जितने क्षेत्रीय दल है जहाँ पे जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग दल जो मजबूत दल है उनको बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं देवाशीष जरारिया को इस पे लाना चाहता हूँ, समय बहुत कम है देवाशीष जरारिया, लेकिन पॉइंट यही है अखिलेश यादव भी कहीं यही कहना चाह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कमोबेश कह देते हैं बार बार, जूही विश्वास भी ये कह रही है कि पिछली बार लड़ दिए थे 0 पे आए थे, इस बार क्या करेंगे लड़के, हमको लड़ने दीजिए। देखिए 2019 से और 2024 के चुनाव की स्थितियां बहुत अलग होंगी, मुद्दे अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा। और राज्य के मुद्दों की बात और राष्ट्रीय मुद्दों की बात दोनों अलग है। और हम लोग भी बार बार ये कहते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे और राज्य के मुद्दों को नहीं मिलाया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। 12 करोड़ से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में लिए थे। कोई भी गठबंधन इस देश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बिना कांग्रेस को लिए नहीं हो सकता। कांग्रेस मान सम्मान पहली सवाल है कि वो इतनी शर्तों के साथ क्या कांग्रेस पार्टी गठबंधन में जा सकती है? अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग शर्तें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2024 की लड़ाई दिलचस्प तो होगी, ये तो दिख रहा है, लेकिन किस तरह से विपक्षी एकता हो पाएगी, क्योंकि अलग अलग एजेंडे पर अलग अलग शर्तें लगाई जा रही। कसम संविधान की मैं अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।